हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल ही एक जियो आया है, गवर्नमेंट का शासनादेश आया यूपी गवर्नमेंट का कि ओ लेवल के समकक्ष जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्स हैं जो ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो आरओ की जो वैकेंसी आती है जिसमें केवल ओ लेवल ही मांगा जाता था, समकक्ष लिख दिया जरूर जाता था लेकिन उस समकक्ष को माना नहीं जाता था। तो इस तरह से उन्होंने कह दिया, एक लिस्ट जारी कर दी है कि यूजीसी, नाइलेट, एआईसीटी या अदर जो भी बोर्ड है कहाँ से किए हुए हैं, आपने किन किन कोर्सेज को कर रखा है, तो आप जो है वो एलिजिबल होंगे आने वाले जो भी वैकेंसीज होंगी उनमें, जो भी यूपी की वैकेंसी होगी सब में। क्योंकि शासनादेश जो है वो यूपी शासन का है, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो हर जो है बोर्ड में, हर आयोग में ये लागू होगा जहाँ पर भी इससे वैकेंसीज आएंगी, जहाँ ओ लेवल या उसका समकक्ष माना जाएगा। वो समकक्ष की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, वो लिस्ट आपने देख भी ली होगी, उससे समझिए न्यूज़ आपको पता होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों में, बहुत स्टूडेंट्स में कई सारे कन्फ्यूजन है कि ओ लेवल से संबंधित जो समकक्ष कोर्सेज हैं वो समकक्ष कोर्सेज कौन कौन से हैं और ये कहाँ से होने चाहिए। क्या ये प्राइवेट वाले भी चलेंगे, क्या ये सब, क्योंकि सब कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट में चल जाता है, हमारा वहाँ चल जाता है, हम यहाँ लगाते हैं चल जाता है। कहाँ से आपने कर रखा है, वो चलेगा नहीं चलेगा, उस चीज़ को हम आपको यहाँ क्लियर करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता कर सके। जिन्होंने भी ये कोर्सेज कर रखे हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि अभी यूपी एएसआई की वैकेंसी जो है उस यूपी एएसआई की वैकेंसी में डीवी चल रहा था, डीवी पीएसटी, अभी पीएसटी चल रहा है। तो उसमें जो है डीवी पीएसटी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे छट गए हैं जिनके पास कोर्सेज थे और उस लिस्ट पहले जैसे यूपी एएसआई का जो वैकेंसी आया था उसमें जिस तरह की लिस्ट जारी की गई थी, लगभग उसी तरह की लिस्ट को भी इन्होंने उसी लिस्ट की तरह एक लिस्ट जारी की है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज थे, वही सारे कोर्सेज इसमें भी रखे गए हैं जो इसके समकक्ष माने जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करके उसको इंस्टीट्यूशन से करके चले गए और वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब तक उन्होंने कोर्स भी नहीं करा, इसलिए अब जो है आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूज़पेपर में आपने इस न्यूज़ को पढ़ा भी होगा कि अब कई कोर्स जो है कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। वो कौन कौन से कोर्स हैं, ये सारी न्यूज़पेपर, क्योंकि कल की न्यूज़ है तो ये सबको पता होगी। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है वो हम देख लेते हैं और शासनादेश में देखते हैं क्या क्या कोर्स दिए गए हैं और उनको किस तरह हमें समझना है। तो ये शासनादेश की कॉपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सचिव द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है इसका विषय जो है कंप्यूटर ओ लेवल और उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में है। कंप्यूटर ओ लेवल कोर्स द्वारा निर्धारित हेतु कमेटी ने ये तय किया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में जो भी ये प्रस्ताव दिया गया था उसमें कई सारे विभागों के अध्यक्ष जो है वो बैठे हुए थे, कई सारे विभागों के हेड बैठे हुए थे, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। पहली चीज़ तो ये है कि ओ लेवल का इन किसी बोर्ड से संबंधित जो कि गवर्नमेंट के बोर्ड होते हैं, यूजीसी, एआईसीटी, नाइलेट, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जो गवर्नमेंट एडेड बोर्ड हैं, गवर्नमेंट के जो बोर्ड हैं उनके जरिए जिन्होंने कर रखा है। जैसे आपके पास कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, अगर वो कहीं उसके पास यूजीसी या एआईसीटी का अप्रूवल है, उसके बाद वो कोर्स करा रहा है उससे लेकर, तो फिर वो मान्य होगा। अदरवाइज जो छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं प्राइवेट, उनका कोई कोर्स मान्य नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि सरकारी व निजी संस्था से कम, लेकिन निजी संस्था वाले भी इनसे अप्रूव्ड होने चाहिए, या किसी और भी गवर्नमेंट मिशन जो चलते हैं कंप्यूटर साक्षरता के, उनसे होने चाहिए। लेकिन वो उनसे अप्रूव्ड होंगे तभी वो डिग्री आपकी मानी जाएगी, तभी उस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को कि केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय से या यूजीसी, नाइलेट, एआईसीटी, इन सब से प्राप्त सरकारी निजी संस्था कम से कम 10+2 के उपरांत, अगर आपने 10+2 के उपरांत ओ लेवल नहीं करा है लेकिन 1 वर्ष की अवधि का कोई कंप्यूटर का पाठ्यक्रम कर रखा है, तो वो पाठ्यक्रम भी यहाँ पर मान्य होगा। 10+2 के बाद आपने जो भी पाठ्यक्रम किया होगा वो यहाँ पे मान्य होगा, उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे वही यहाँ पर देखने हैं, क्योंकि ये तो ओ लेवल था। ओ लेवल का मतलब यहाँ यह था कि सरकारी किसी, ऐसा नहीं कि डोएक का ही ओ लेवल, कहीं का भी ओ लेवल जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा वो ओ लेवल आपका यहाँ पर मान्य होगा। ये ओ लेवल से संबंधित बात यही पहले ही पॉइंट में क्लियर हो जाती है कि ओ लेवल आपका किसी भी सरकारी संस्थान या निजी संस्थान जो इन बोर्डों से या किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से अप्रूव्ड होगा, उसका अगर ओ लेवल आपने कर रखा है, वहाँ अगर वो ओ लेवल कराता है तो वो ओ लेवल मान्य होगा। अभी तक क्या था कि केवल डोएक का ही ओ लेवल मान्य किया जाता था, उससे संबंधित बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो अब ये तो हो गई ओ लेवल की बात। उसके बाद हम आते हैं कि डोएक
से मान्यता प्राप्त या इन सब से कहीं से भी 10+2 के उपरांत 1 वर्ष की अवधि का कोई भी कंप्यूटर कोर्स, वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे जिनको आप कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, उसकी एक लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि यूपी एएसआई में दिया गया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया है, वही सारे कई सारे कोर्सेज वही हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स दिया गया है DOAP करके है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग का है। ये कोर्स होता है, अगर ये इनमें से किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के इंस्टीट्यूशन से एडेड किसी इंस्टीट्यूट ने कराया है तो ये भी मान्य होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं मान्य होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये गलती मत करिएगा कि हमने ये कोर्स कर रखा है और कहीं से ISO सर्टिफाइड और इस तरह के इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो ये इंस्टीट्यूशन वाले मान्य नहीं होंगे जब तक वो किसी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बोर्ड या किसी गवर्नमेंट के ऐसे मिशन के तहत कराए गए कोर्स जो 1 वर्ष की अवधि का हो, वो कोर्सेज ये होने चाहिए, तभी वो मान्य होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी कोर्सेज की लिस्ट है, वो लिस्ट आप देख लीजिए उसमें क्या क्या होता है, और BTech वालों के लिए, डिप्लोमा ITI वालों के लिए भी, वो भी हम आगे यहाँ पर देख लेंगे। तो अगला जो कोर्स है वो DOMA है, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन है। उसके बाद अगला कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADC करके है। एक होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स बहुत ही फेमस है और ये कोर्स के सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास हैं, बहुत लोगों ने कर रखा है। और ये कोर्स के सर्टिफिकेट मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कराए हुए हैं, जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, उसी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज लोगों के पास हैं। और वो कोर्स जो आपने कर रखा है वो मान्य नहीं होगा, वो तभी मान्य होगा अगर आपने ADCA कर रखा है। सपोज़ कोई यूनिवर्सिटी है जो NAAC एक्रेडिटेड है या UGC अप्रूव्ड है या AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, अगर उससे आपने उस यूनिवर्सिटी के किसी इंस्टीट्यूट से, जो उससे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है और उसने आपको जो डिग्री दी है उस पर, उस इंस्टीट्यूट के अलावा वो डिग्री आपकी जो मिली है, जो आपका सर्टिफिकेट मिला है, उस पर उस यूनिवर्सिटी का भी होना चाहिए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी ने इस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया है और ये सर्टिफिकेट आपको ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तभी वो सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अदरवाइज ADC आपने किसी छोटे इंस्टीट्यूट से कर रखा है, जो ये ISO सर्टिफाइड ये गली मोहल्ले वाले होते हैं, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अगर आपको करना है तो आप इस चीज़ को जल्द से जल्द कर लें, इस कोर्स को कर लें, ताकि आने वाली जो RO की वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखा गया है RO की जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ही इसको जारी किया गया है कि उस वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छात्रों को। बाकी और भी वैकेंसीज़ में जहाँ पर भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन का O लेवल मांगा जाएगा उसके समकक्ष ये सारे कोर्सेज माने जाएंगे अब से आगे के लिए। अगला आपका है ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर का O लेवल भी है कई लोगों के पास। O लेवल DOEC का O लेवल है कंप्यूटर हार्डवेयर का, या ADCP है। ये दोनों कोर्सेज को लेकर भी छात्र काफ़ी परेशान थे, कैंडिडेट बहुत दिनों से परेशान है कि ये जो कोर्स है ADCH का, ये कोर्स क्या मान्य होगा या नहीं होगा। तो ये कोर्स 100% मान्य होगा अगर आपका नाइलिट DOEC से किया हुआ। O लेवल 2 तरह का होता है, इस O लेवल में भी लोग परेशान थे अभी तक कि O लेवल एक हार्डवेयर वाला, एक सॉफ्टवेयर वाला, क्या ये दोनों O लेवल मान्य होंगे? तो हाँ, अब से ये दोनों O लेवल मान्य होंगे। अगर आपके पास ये वाला हार्डवेयर वाला O लेवल है तो आपको अलग से O लेवल करने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। बस वो ये होना चाहिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ना हो, वो आपका DOEC, नाइलिट, AICTE इनसे अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट हो, उससे हो, या डायरेक्ट इनसे कराया हो आपने, तो वो मान्य होगा। अगर आपने DCA कर रखा है, जिसकी अवधि, DCA की अवधि जनरली लोग 6 मंथ रखते हैं, लेकिन अगर आप 1 ईयर का DCA कर रखे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी मान्य होगा, लेकिन वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। उससे अप्रूव्ड किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी चलेगा, लेकिन उसका अप्रूवल गवर्नमेंट किसी बॉडी से होना चाहिए, या किसी सरकारी मिशन, जो आपका कंप्यूटर साक्षरता मिशन वगैरह चलते हैं, उससे संबंधित होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अब अगला आता है आपका DCFA, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, कई लोगों ने इस कोर्स को कर रखा है। अगर आपके इस पोर्शन में पूरे में केवल फाइनेंशियल का ही पोर्शन है, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन कहीं नहीं दिया गया है और भी चीज़ें कंप्यूटर एप्लीकेशन समझ, तो वो मान्य नहीं होगा। इस कोर्स को अगर आपने करा है तो इसमें 1 वर्ष का होना चाहिए और ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। DCFA करके कोर्स आता है। अब आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल का कोर्स होता है, वो भी मान्य होगा। DCTT करके कोर्स होता है, टीचर ट्रेनिंग करके 1 साल का होता है, वो भी, ये सब गवर्नमेंट होनी चाहिए। DIP होता है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग होता है, ये सब 1 ईयर के होने चाहिए। DISA होता है, DISM होता है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, DIT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित। फिर आपका आता है DST, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। फिर आपका DTP है, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप
पब्लिशिंग जो होता है जिसमें पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, उससे संबंधित अगर आपका कोई कोर्स कर रखा है आपने, जो यूनिवर्सिटी है कहीं से है, आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट ISO वाला आप मत लगाइएगा, कहीं भी नहीं चलेगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों के पास वो होगा, बहुत लोगों ने छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन कर रखा है। अगर आपको फिर से करना है तो आप जहाँ से भी करिएगा उनसे कहिए कि हमें यूनिवर्सिटी से अप्रूव कराइए, हम जो भी आपके पास अप्रूवल है किसी यूनिवर्सिटी का, तो आप वहाँ से ये कोर्सेज हमको करवाइए, फिर उसी कोर्स को मान्य किया जाएगा और कोई आपका कोर्स यहाँ पर मान्य नहीं होगा। फिर अगला आता है आपका MDCA करके है, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट का होना चाहिए। MDIT का हो या MSP का हो, CI या SN का हो। इस तरह से बहुत सारे नेटवर्किंग के कोर्सेज आते हैं, जिससे कुछ इंस्टीट्यूशन आपके ऐसे भी हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जेटकिंग वगैरह हैं, अगर उन सारे इंस्टीट्यूशन से भी आपने कर रखा है तो वो इंस्टीट्यूशन वाले कोर्सेज भी आपके मान्य होंगे, वो चल जाएंगे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी वाले कई सारे कोर्स होते हैं, ADCHN करके होता है, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, वो भी कोर्स आपका मान्य किया जाएगा। बस वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ना हो जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हमने जो है कर रखा है, लेकिन उसका मान्य नहीं होगा। अब ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग कोर्स हो गया, या एडवांस डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ऑल ट्रेड हो गया, या PGDC WD करके एक प्रोग्राम होता है, वो हो गया। ये सभी 1 साल के, और ये हो गई कोर्स के 28 कोर्सेज के लिस्ट दिए गए हैं। तो ये तो हो गए आपके ये 28 कोर्स, जो कि आपके सबको ये रहता था इसमें कि पहले इन सभी को नहीं लिया जाता था, अब इन सबको लिया जाएगा। बस ये आपका गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन, जो भी विश्वविद्यालय UGC अप्रूव्ड या AICTE अप्रूव्ड, NILET या कोई और भी बोर्ड जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, या कोई ऐसा मिशन गवर्नमेंट चला रही है जिसमें कंप्यूटर के साक्षरता से संबंधित है, 1 साल का कोर्स आपके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी उसने एफिलिएट कर रखा है, उसको मान्यता दे रखी है, तो आप उससे लेंगे। लेकिन कोर्स इस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से होगा, जो ये जहाँ से भी आप ले रहे हैं, वो आपका सर्टिफिकेट पे वो मेंशन भी रहता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम देख लेते हैं कि इन सबसे मान्यता प्राप्त किसी भी निजी संस्था में 10+2 के बाद स्नातक के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA और DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, तो PGDCA और DCA भी आपका मान्य होगा, लेकिन वो 10+2 के बाद इन सब में से किसी एक से होना चाहिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अप्रूव्ड जो सर्टिफिकेट होगा, कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप करेंगे तो वो चल जाएगा। इससे संबंधित इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह जाए आपके सर्टिफिकेट में, वो चीज़ों की कमी हो और आगे आप फॉर्म भरें और फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद आप रिजेक्ट हो जाएं। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं UP ASI के जो वैकेंसी चल रही थी, जिसमें DVPST चल रहा है, उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जो है वो छट रहे हैं और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए। ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इसको शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले उन्होंने जो कोर्स कर रखा है क्या वो मान्य है कि नहीं है। और ये मान के चलें आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज़ में अब जो है कंप्यूटर ही मांगेगा। UP की अभी एक न्यूज़ आ रही है कि UP के जितनी वैकेंसी आएगी सब में कंप्यूटर का कोर्स जो है वो होना चाहिए। UP गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है UP गवर्नमेंट की, उन सभी वैकेंसीज़ में अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अनिवार्य कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के तौर पे आपको इसको पढ़ना भी पड़े आगे चल के। अब हो जाएगा UP डेस्को होता है, एक संस्था होती है, उससे उत्तीर्ण आपका 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तब भी चलेगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में, ये लाइन बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, आप इसको ध्यान से देखिए। स्नातक स्तर पर एक विषय में के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई या फिर कोई और कोर्स आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, जहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स या फिर कोई और कोर्स आप कर रहे हैं कंप्यूटर का, जिसमें जो है आपका 1 वर्ष तक आपने कंप्यूटर तो पढ़ा, लेकिन मान लीजिए जैसे आप कैड पढ़ रहे हैं, आपने मैकेनिकल में कैड पढ़ा है, तो आप वहाँ कंप्यूटर में सिर्फ कैड के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑफिस ऑटोमेशन, नेटवर्किंग और ये जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, अगर आप इसके बारे में आपका उस कोर्स में नहीं है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ही वो पूरा कंप्यूटर आप काम कर रहे हैं, 1 साल आपने कोर्स कर डाला, तो वो कोर्स यहाँ पर मान्य नहीं होगा। सिर्फ वही कोर्स यहाँ पर मान्य होगा जिस कोर्स में आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, कुछ आपकी नेटवर्किंग, यानी कि जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पढ़ाया गया हो वहाँ पर, तभी वो मान्य किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपने सोचा कि हमारे पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोर्स है, डिग्री हम कर रहे थे, हमारा 1 साल उसमें कंप्यूटर था, कंप्यूटर पे हमने काम किया था, तो वो नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके कोर्स में होना चाहिए, तब वो माना जाएगा। अगला पॉइंट आपका है BSc IT, ये मान्य होगा।
MCA BTech A लेवल, B लेवल, C लेवल कंप्यूटर कोर्स, BCA MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी, BSc कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष रहा हो। इसका भी मतलब यही है कि BTech या किसी IT सेक्टर के किसी को BSc IT में तो रहता ही है। BTech में मान लीजिए आपने जो है CS और IT से कर रखा है, उसमें तो रहता ही रहता है। अब इसके अलावा और भी जो भी आपकी ब्रांचेज हैं, उन सभी ब्रांचेज में ये होता है कि 1 साल तक आपने कंप्यूटर को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होगा, अलग से एक विषय के रूप में पढ़ा होगा, तभी वो मान्य होगा। हालांकि यहाँ पर क्या कर रखा है कि BTech को कहीं पर भी, यहाँ BTech में कहीं ये नहीं मेंशन करा है इसने कि किस ब्रांच के बच्चों को करना है। तो आप ये मान के चलें कि BTech पूरा ही अलाउड है, लेकिन एक विषय के रूप में आपने कंप्यूटर 1 साल कम से कम उसमें पढ़ा हो और आपके सब्जेक्ट में वो रहा हो। और कंप्यूटर का मतलब वही है कि कोई एक एप्लीकेशन नहीं कि आपने CAD को पढ़ लिया है, किसी एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है, तो वो नहीं। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको कम से कम 1 साल पढ़ाया गया हो उस सब्जेक्ट में, उस सिलेबस में आपके होना चाहिए। अब आपका आता है केंद्र सरकार और राज्य द्वारा विश्वविद्यालय UGC इन सबसे मान्यताप्राप्त किसी निजी संस्थान या हाई स्कूल उपरांत, हाई स्कूल के बाद अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का 1 वर्ष का कर रखा है तो वो भी मान्य होगा। यानी कि आपने हाई स्कूल के बाद अगर डिप्लोमा वालों के लिए है, आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो वो डिप्लोमा भी मान्य होगा। यानी कि ये आपका आ जाता है, जिसको ITI में कोर्स होता है उससे संबंधित और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं कि हाई स्कूल के बाद भी आपने अगर 1 वर्ष अवधि का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है जहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, वो यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट के किसी बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। अब फिर वही लाइन यहाँ पे आती है, केंद्र सरकार के इन सभी से अप्रूव्ड जो है कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत कम से कम 1 वर्ष अवधि का जो है वो कोर्स कराया गया हो। कंप्यूटर साक्षरता मिशन या स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, इन सभी में से किसी एक के तहत 1 वर्ष की अवधि का आपने कोर्स करा है कंप्यूटर का, तो वो भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। ITI वालों के लिए यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया कि 52 सप्ताह का यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा एक कोर्स होता है ITI, अगर आपने ये कर रखा है तो आप भी उत्तीर्ण होंगे, माना जाएगा। इसको भी यहाँ पर कंसीडर कर लिया जा रहा है आपसे। और अगला जो आपका है, और ये भी एक कन्फ्यूजन है इनमें कि जो है यहाँ पर क्योंकि ब्रांच दे दिया गया है किसी निजी संस्थान के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा जो आपका होता है उसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ब्रांच दिया गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों ब्रांच से अगर आपने कर रखा है तभी मान्य होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या कर रखा है इनने, यहाँ पर ब्रांच दे दिया है, जबकि आप देखेंगे यहाँ BTech के मामले में इसमें ब्रांच नहीं दिया गया। यानी कि BTech पूरा यहाँ पर एलिजिबल है, भर सकता है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इन 3 ब्रांच से हैं तभी आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब भर देंगे लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया, तो मुझे निर्देश हुआ है कंप्यूटर O लेवल का कोर्स और उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये डिग्री आपकी जो भी है, तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके साथ दिक्कत ये होने वाली है कि जो O लेवल वाले थे उनके साथ क्या था, सिर्फ O लेवल कर रखे थे और बहुत कम मेरिट जाती थी, बहुत मेहनत से नहीं, मतलब मेहनत तो करनी पड़ती थी, बहुत ही आसानी से लगभग माना जाए तो आपको सिलेक्शन जो है वो RO में मिल जाया करता था। UPPSC का जो कि बहुत ही UPSSC का जो कि बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है, एक बड़ी पोस्ट होती है, और इस वैकेंसी में अब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सबके मैक्सिमम के पास, बहुत लोगों के पास इस कोर्स, इन सभी कोर्सेज के सर्टिफिकेट होंगे। BTech वालों के पास होंगे, BTech वालों जिनमें सबसे ज़्यादा कैलिबर होता है किसी कोर्स को करने का और किसी वैकेंसी को निकालने का, ये भी आ जाएंगे इसमें, सब के सब इसमें आके अब आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब इसकी मेरिट जो है वो बहुत हाई जाने वाली है, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तो आप तैयारी जमकर करते रहें, अपने कोर्सेज को चेक कर लें, एक बार इस लिस्ट के अनुसार देख लें, इस वीडियो को पूरा फिर से देख लें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो, कि आपका जो कोर्स कर रखा है आपने वो मान्य है या नहीं है। फिर उसके बाद आप तैयारी करें, आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है वो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। अब आसान नहीं होगा इसको क्रैक करना, तो अब जो है आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा, आप सबको पता है। तो बाकी आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। आने वाली अन्य अपडेट और जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा वो सब यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, और भी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो से संबंधित और इन सब कोर्सेज से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका हम जवाब जरूर देंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।